सीधी बात बता रहे हैं। देखो मजिस्ट्रेट महोदय, माजी दिमाग सटकेला ना तो फिर फरीदाबाद में दिक्कत हो जाएगी। सीधी सीधी बात हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। डीसी महोदय को भेजो, क्योंकि देखो हम चाहते हैं व्यवस्था बनी रहे, लेकिन अगर सत्ता के नशे में आकर, सत्ता के दबाव में आकर हमारा उत्पीड़न होगा, हमारे इतिहास को छेड़ा जाएगा, नहीं करेंगे। कोई बात डीसी साहब कहाँ है? हम आपका वो लेकर नहीं डीसी साहब है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट कहाँ है डीसी? यही है ना? एप्लीकेशन देने नहीं आए मजिस्ट्रेट महोदय, एक मिनट सुनिए। एप्लीकेशन देने नहीं है, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, हम आपकी बात डेफिनेटली सुनेंगे। हमारे वो हमें ऐसा एक तो पूरा जवाब चाहिए कि वहाँ पर किस आधार पर आप उसको गुरुघर को हटाना चाहते हैं, और वहाँ सरकार ने किस आधार पर ये आदेश किया कि वहाँ पर 200 साल पुराना गुरुघर को हटाया जा रहा है। आखिर क्या कारण है? या हमारे संतों महापुरुषों के इतिहास को जानबूझकर छेड़छाड़ की जा रही है? तो हमें जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, हरियाणा का इंडस्ट्रियल टाउन है फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर 200 साल पुराना है संत रविदास महाराज का मंदिर। उस मंदिर को तोड़ने की साजिश हो रही है, ठीक उसी तरह जिस तरह से दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास मंदिर को तोड़ा गया था। इसका संज्ञान बहुजनी समाज ने ले लिया है और सरकार को चेता दिया है। शुरुआत वंचितों का भारत की आज इसी विजुअल के साथ। सुनिए क्या कहते हैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को बहुजनी समाज के लोग। सीधी बात बता रहे हैं। देखो मजिस्ट्रेट महोदय, माजी दिमाग सटकेला ना तो फिर फरीदाबाद में दिक्कत हो जाएगी। सीधी सीधी बात हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। डीसी महोदय को भेजो, क्योंकि देखो हम चाहते हैं व्यवस्था बनी रहे, लेकिन अगर सत्ता के नशे में आकर, सत्ता के दबाव में आकर हमारा उत्पीड़न होगा, हमारे इतिहास को छेड़ा जाएगा, नहीं करेंगे। कोई बात डीसी साहब कहाँ है? हम आपका वो लेकर नहीं डीसी साहब है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट कहाँ है डीसी? यही है ना? एप्लीकेशन देने नहीं आए मजिस्ट्रेट महोदय, एक मिनट सुनिए। एप्लीकेशन देने नहीं है, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, हम आपकी बात डेफिनेटली सुनेंगे। हमारे वो हमें ऐसा एक तो पूरा जवाब चाहिए कि वहाँ पर किस आधार पर आप उसको गुरुघर को हटाना चाहते हैं, और वहाँ सरकार ने किस आधार पर ये आदेश किया कि वहाँ पर 200 साल पुराना गुरुघर को हटाया जा रहा है। आखिर क्या कारण है? या हमारे संतों महापुरुषों के इतिहास को जानबूझकर छेड़छाड़ की जा रही है? तो हमें साथियों, अब फिर एक बार बात यूपी के जंगल राज की। यूपी में खाकी कितनी दहशत फैला रही है, इसका अंदाजा आपको इस बात से मिल जाएगा कि यूपी के बड़े शहर कानपुर में एक वंचित नाबालिग बच्ची का रेप होता है। रेप के बाद वो बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है और जेरे इलाज जब होती है हॉस्पिटल में, तब उस बच्ची की, नाबालिग बच्ची की मौत हो जाती है। पुलिस, जिसका काम है कानून को बनाए रखना, उस पुलिस ने रेप के, जिसपे चार्ज है रेप का, जिसपे इल्जाम है रेप का, उस शख्स को कानून के शिकंजे में नहीं कसा। उल्टे पीड़ित परिवार पर दबाव बनाते हुए मृतक बच्ची का उसके गांव की जगह शहर में ही अंतिम संस्कार कर दिया। यह है यूपी का जंगल राज और पुलिस की दहशत। थाना ककोल पे 66/21 अंतर्गत धारा 376D और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 2 नामजद अभियुक्त और 2 अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया था, जिसकी पीड़िता की प्रसव के दौरान आज मृत्यु हो गई है और उसका बच्चा भी मृत पैदा हुआ है। इस संदर्भ में एक अभियुक्त करण की गिरफ्तारी की जा चुकी है। दूसरे नामजद अभियुक्त और 2 अज्ञातों के विरुद्ध साक्ष्य के क्रम में कार्रवाई की जा रही है। भैया क्या घटना हुई थी बिटिया के संग, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि हमारे बिटिया के संग जो लेखपाल और करण ने की, हम थाने जाते रहे तो मतलब जो हमको उनकी धमकियां दी जाती रही। आवाज तक का हमारे बिटिया के टीका अलग नहीं लगा। अच्छा ये बताइए कि मुकदमा दर्ज हुआ था, क्या लेखपाल अरेस्ट हुआ था? उसको नहीं, पैसा के दम पर नहीं किया गया। अच्छा
अब क्या हुआ आज? आज क्या है, फरार है। नहीं, सब नहीं आज देखे ना, बेटी को क्या हुआ? खत्म हो गई बेटी हमारी, देखभाल के मतलब वो उन लोगों की वजह से ना। पुलिस कार्रवाई नहीं करती थी? नहीं, कोई पैसा घूस खा लेती, क्या सुनवाई हमारी करती, कुछ नहीं कर रही थी। बिटिया बीमारी खत्म हो गई। क्या घटना हुई थी, किस तरीके से बेटी के संग क्या पूरा मामला था? बेटी संग ने नेपाल में किया था और करते रहे, और 2 लोग 4 लोग भी करते थे। और नेपाल हो जाते थे तो नेपाल मिलते नहीं थे, और जब हो जाते थे थाने तब तो हड़का के भगा देते थे वहाँ से। 3 बार 4 बार लौटाते थे वहाँ से। वो आपसे कह देते थे कि जाओ हमें नहीं करते, बस नहीं कर पाएंगे। और जैसा होता है हमको नेपाल चाहिए, जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, हमारे आँख सामने आना चाहिए। हम नेपाल देख कहीं जिंदा मुर्दा चाहिए तो हमारे आँख सामने आना चाहिए। हमारी लड़की चली गई और बच्चा भी चले गए, 2 लोग चले गए। हम बताओ किससे क्या करेंगे हम? कितने दिन से आप थाने के चक्कर काट रही थी? हो गए थे महीना 15 दिन से जाते रहे। आज तक कोई नहीं रही, हमको न्याय नहीं मिला आज तक के हमको। अच्छा ये बताइए कि पुलिस के पास जाती थी, क्या कहती थी पुलिस? वो कुछ निर्णय नहीं कर रहे थे, सुनवाई नहीं हो रही थी? कोई निर्णय नहीं कर रहे थे। जब जाते तो हम क्या कहते भगा देते थे। ठीक। साथियों, इसके साथ ही बात कर लेते हैं 6/9 के आरक्षण घोटाले की। साथियों, लखनऊ के एक मैदान पे पिछले 181 दिन से 181 डे से शिक्षक लगातार धरने पे बैठे हुए हैं और 3 दिन से उन्होंने हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल शुरू कर दी है। 3 दिन पुरानी इस हंगर स्ट्राइक के मुक्ता कुशवाहा की हालत खराब हो गई। उनको रात को कल रात उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, लेकिन आज वो फिर अपने स्थल जो है, आंदोलनकारियों का जो स्थल है, वहां पे लौट आई है। उनका कहना है कि उन्होंने हर जगह दस्तक दी, लेकिन किसी ने कोई आवाज बहुजनी समाज की नहीं सुनी। अंततः उन्हें भूख हड़ताल पे जाने को मजबूर होना पड़ा। सुनवाते हैं आपको मुक्ता कुशवाहा क्या कह रही है इस आंदोलन को लेके। फोनों पे उनसे बात करते हैं। आप भूख हड़ताल पे हैं और 3रा दिन है आज आपका। आप बीमार हुए थे, सबसे पहले ये बताइए कि अब आपकी स्थिति कैसी है? अब आपकी सेहत में कितना सुधार है? अभी स्थिति मेरी ठीक है, हॉस्पिटल से आई, जो भी जहाँ पे हम लोग धरना कर रहे हैं वहाँ जहाँ हमारा अच्छा से बैठे तो वहीं। ओके, और आज आपका 3रा दिन है भूख हड़ताल का। आज भी आप भूख हड़ताल पे हैं? जी, अभी भी भूख हड़ताल की। जी, थोड़ा विस्तार से बताइए ये पूरा मामला जो है। आप 6 महीने से ज्यादा से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 3 दिन से आपकी भूख हड़ताल चल रही है। पूरा मामला आप समझाइए कि क्या है पूरा मामला। देखिए, यूपी में 72,000 शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती आई हुई थी जी। सभी ने फॉर्म भरे और जब रिजल्ट आया, बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में मैंने ये पेपर दिया था। जी जी। उस समय प्रेग्नेंट थी और उससे जस्ट पहले ही मैंने 18 में एक इसी भर्ती के दूसरी भर्ती के चलते यहाँ पे मैं इको गार्डन ही मैं लाठी खा चुकी हूँ बेड से। उस परिस्थिति में जब मैं न सीधा बैठ पाती थी न करवट ले पाती, तो उस परिस्थितियों में मैंने सेल्फ स्टडी करके मैंने पढ़ाई की है। बहुत संघर्ष के साथ मैंने 9वें महीने में जब कुछ दिन डिलीवरी को रह गए थे मैंने पेपर दिया है और मेरा पेपर भी बहुत अच्छा गया। ओके। अच्छे अंकों से मैं पास हुई। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरी जो जिंदगी की कठिनाइयां हैं, जो कितनी संताएं मैं झेल रही हूँ, गरीबी में दर्द झेल रही हूँ, शायद वो चीजें अब मेरे सही हो जाए। लेकिन जब ये आया कि लिस्ट आ गई, चयन सूची आ गई, तो उसमें मेरा नाम नहीं था।
आपका नाम उसमें नहीं था, लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं था? नहीं था। दूसरी सूची में भी मेरा नाम नहीं था, तीसरी सूची में भी मेरा नाम नहीं था। इस बीच जो मेरे साथ के भाई लोग हैं, उन लोगों ने बहुत संघर्ष करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से रिपोर्ट निकलवाई, जिसमें स्पष्ट तौर पे ये बताया गया कि मतलब ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है उसमें आरक्षण के नियमों का उल्लंघन हुआ है। ओके। जिसकी वजह से आज मेरे जैसे बहुत सारे भाई बहन इस भर्ती से बाहर हो चुके हैं, नियुक्ति से वंचित रह गए हैं। उसको लेकर हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सिर्फ लागू कराने के लिए 181 दिन से आज आंदोलन कर रहे हैं। और बड़ी विडम्बना ये है कि इस देश को अंग्रेजों से गांधी जी ने केवल आंदोलनों के जरिए आजाद करा दिया था। आज हमें अपनी ही चुनी हुई सरकार से, जिसके लिए हमने स्वयं बहुत मेहनत की, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए लखनऊ की धरती पे दर दर भटक रहे हैं। कोई मंत्री नहीं बचा, कोई बीजेपी का नेता नहीं बचा, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हों या जो भी जितने भी छोटे मोटे नेता हैं, विभाग, वो सब जगह हम लोगों ने नाच रगड़ दी कि हमारे तहत न्याय किया जाए। जी 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 जी। अब आपने जो जानकारी मतलब आपने जो जानकारी दी है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके साथ ये सब कुछ हुआ, तो ये तो हैवानियत हो गई ना। एक दूसरी चीज ये है कि आप लोग जो है आपने मंत्री से लेके पता नहीं किस किस से आपने आग्रह किया, और कल भी आप लोग ट्वीट कर रहे थे अनूप पटेल को लेके, और उनका स्टेटमेंट भी सामने आया था कि वो बात चल रही है। क्या लगता है इतनी फिक्रंग में आप लोग सड़क पे हैं, भूख हड़ताल कर रखी है, और सरकार जो है वो क्यों आपकी उचित मांगों को नहीं मान रही? आप बात मानने की बात कर रहे हैं। जब हम अपनी मांगों को लेकर अपने जो यहाँ पिछड़ों की राजनीति करके आज शासन में सुख भोग रहे हैं, स्वतंत्र जी से मिलने की कोशिश करते हैं, यही लखनऊ में बीजेपी कार्यालय पर मेरा हाथ तोड़ दिया जाता है प्रशासन के द्वारा। मतलब पूरी हैवानियत जो है, एक तो वोट लिया और ऊपर से हैवानियत। जी बिल्कुल। बहनों के कपड़े फाड़े गए, जातिगत गालियाँ दी गई, बहुत निर्दयता से लोगों को खींचा गया, घसीटा गया, जबरन भूसे की तरह गाड़ियों में भरा गया और यहाँ लाके इको गार्डन में फेंक दिया गया। रास्ते में बसों में बहुत निर्ममता से लोगों को, अभ्यर्थियों को मारा गया है। मुझे मारा गया है। जी 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 जी। इसके बाद भी हम लोग, जो कि हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है, हम लोग यहाँ पे उस लड़ाई को लड़ने के लिए बैठे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम लोग यहाँ लड़ाई जारी रखेंगे। हाँ, केशव जी का ट्वीट आया था, तो ट्वीट 1 घंटे के अंदर डिलीट कर दिया गया। इसलिए ये जुमलेबाज सरकार पर हमें जरा भी भरोसा नहीं है जब तक ये जियो जारी नहीं कर देते हैं, क्योंकि ऐसे आदेश पहले योगी जी के ट्विटर हैंडल से भी आ चुके हैं कि 7 दिन के अंदर हम आपकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे, लेकिन वो बात भी आज 3 महीने हो चुके। ओके, 90 दिन हो चुके, 3 महीने गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक 7 दिन का जो आश्वासन था वो पूरा नहीं हुआ। नहीं जी। मुक्ता, ऐसे में जब आप हंगर स्ट्राइक पे हैं तो क्या लगता है कि सरकार थोड़ा सा झुकेगी या आपको संवैधानिक आपका जो राइट है वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? क्या लगता है आपको? हमें पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। ये जो सरकार की तानाशाही है, ये पिछड़े दलितों के अधिकारों का हनन नहीं कर पाएगी, क्योंकि आज के दौर का जो पिछड़ा दलित है, जो अभ्यर्थी हैं, जो नौजवान हैं, जो शिक्षित हैं और अपने हक अधिकारों को छीनने के लिए जागरूक हो चुके हैं। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो हमें चाहिए। आज
बीजेपी के नेता बड़े बड़े मंचों से झूठ परोस रहे हैं कि हमने 27 नहीं 54% आपका आरक्षण दिया है और उन्हीं के लखनऊ में ही हम यहाँ कीड़े मकोड़ों की तरह लाठियों से पीटे जाते हैं, हमारा दमन किया जाता है और ये मंचों से केवल झूठ परोस रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं केवल और केवल वोट की राजनीति करने के लिए, क्योंकि जो आम पिछड़ा दलित इंसान है वो इनके कुचक्रों में फंसा हुआ था और आज भी फंसा हुआ है। लेकिन हम लोग जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम लड़ेंगे, हमें पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे। और अगर इन्होंने हमारा अधिकार नहीं दिया तो आने वाले जो आगामी चुनाव है 22 का, उसमें इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमें न्याय मिलेगा, ये देंगे तो अच्छी बात है, इनकी कहीं न कहीं साथ बची रह जाएगी, नहीं तो जो अगली सरकार आएगी वो देगी, वो नहीं देगी तो उसे भी हम लोग भगाएंगे। लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, चाहिए हमारे हाथ तोड़ दें, हमें यहाँ भूखों मरने में पड़ जाए। अगर हमें शहादत देने से ही न्याय मिलता है तो मेरे शहादत देने से अगर भाइयों बहनों को न्याय मिलता है तो मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। जैसे किसानों पर कितने तरह के ब्लेम लगे, जी 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 650-700 लोगों की लगभग जाने गई, बिल्कुल। उसके बाद ये सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि ये गलत थे और गलत के आगे आज नहीं कल आपको झुकना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता ही नहीं है कि लोकतंत्र है। जैसे आपने बताया कि 181 दिन हो गए आपको इस तरह से धरने पे बैठे हुए, तो किसानों के बाद तो आप ही हैं। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि वंचितों का भारत आपकी आवाज को पूरी तरह से बुलंद करेगा। क्योंकि आप हंगर स्ट्राइक पे हैं इसलिए मैं ज्यादा सवाल आपसे नहीं करूंगा, और आपकी इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं। वंचितों का भारत की पूरी टीम आपके साथ है और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। भैया हमें पूरा भरोसा रखे हैं, जैसे किसान जीता था वैसे जवान भी जीतेगा, क्योंकि हम कहीं न कहीं अभ्यर्थी देश के ही युवा हैं और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, जीतेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। साथियों इसी के साथ एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। यूपी के बुंदेलखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेके जितनी लापरवाही है वो आपकी नजर कर रही है। ये जो तस्वीर आपके सामने है ये तस्वीर है महोबा के सरकारी हॉस्पिटल की। इस हॉस्पिटल में स्ट्रेचर तक नहीं है। देखिए डबल इंजन की सरकार और कितना है यूपी में विकास। हॉस्पिटल जो है वो खुद स्ट्रेचर को तरस रहा है। ये है यूपी का विकास। लगा साथियों इसी के साथ बात करते हैं। आज बैंक स्ट्राइक का पहला डे है इंडिया के अंदर और कल भी ये स्ट्राइक जारी रहेगी। 9 लाख बैंक कर्मचारी जो हैं वो सरकार के निजीकरण प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ सड़क पे हैं। बैंकर्स की इस हड़ताल से जो ग्राहक हैं बैंकों के उनके कामकाज पे बुरा असर पड़ना लाजमी है, लेकिन सरकार पे इसका क्या असर पड़ेगा ये देखने वाली चीज है। सरकार कहने को तो कहती थी देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं भारत की वो सब जो है लगभग सेल हो चुकी है। क्या कहते हैं बैंकर्स, जरा ये सुन लीजिए। सरकारी ब्रांचों की संख्या आज की तारीख में 28,921 है और प्राइवेट बैंकों की 7,232। ये आंकड़े हैं आज के। अगर निजीकरण हो जाएगा ये सारी सरकारी ब्रांचें जो गांव में है ना, ये बंद करने और खोलने वाले नहीं है। वहाँ ये निजीकरण वाले कमाने के लिए जाएंगे और हमारे जो छोटे रोजगार वाले हैं वो
क्या करेंगे? जैसे जनता का पैसा जनता के लिए। साथियों, अजय मिश्रा टैनी क्या है बताना जरूरी नहीं है। अजय मिश्रा टैनी क्या थे, ये बात आज पार्लियामेंट में सामने आ गई है। लखीमपुर खीरी मामले में जो 4 किसान और एक पत्रकार की मौत हुई थी, अजय मिश्रा के बेटे पे ये संगीन इल्जाम है कि ये इरादतन सिट ने जो एप्लीकेशन मूव की है जिला कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, तो उसमें ये जांच में सामने आया है कि ये इरादतन हत्या थी। अब राहुल गांधी ने पार्लियामेंट क्या कहा अजय मिश्रा टैनी को लेके, जरा ये भी सुन लीजिए। सर, जो लखीमपुर खीरी में हत्या हुई है और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, माननीय सदस्य, जहाँ कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, आपके बारे में हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर है, आप प्रश्न, वही मैं बोल रहा हूँ, आपको प्रश्न, अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उस पर समय दूंगा। उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पे पूछे और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए, आपको प्रश्न में पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूँ भाई। जब आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते, अच्छा है माननीय सदस्य, आप जब कहते हैं कि सदन में बोलने का मौका नहीं था, आज मैं प्रश्न पे आपको बोलने का मौका दे रहा हूँ। ये जो मंत्री है, इसको आप प्रश्न पे बोले। आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। 9, ये क्रिमिनल है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 263। साथियों, चलते चलते आपको एक दिलचस्प वीडियो आपकी नजर कर रहे हैं। देखिए किस तरह कुर्सियां हवा में उड़ रही हैं। ये कोई जादू नहीं है और ना पखंड है। हाँ, पखंडवाद फैलाने के लिए एक समारोह यूपी के चित्रकूट में आयोजित किया गया। उस समारोह में, हिंदुओं के इस समारोह में खाना जो था उसकी व्यवस्था इतनी दयनीय थी कि देखिए भोजन के लिए किस तरह लड़ रहे हैं और किस तरह से इन कुर्सियों को उछाला जा रहा है। यह है संघ का समारोह, आरएसएस का समारोह, और यह है उनकी क्वालिटी समारोह के आयोजन की। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।